हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवर करेंगे और पूरा स्टैटिक पार्ट इकोनॉमिक्स का जितना भी पूछा जाता है वो सभी देखेंगे। जैसे मुद्रास्फीति से आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर वगैरह में, तो मुद्रास्फीति पूरा टॉपिक और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका क्रम लगाने को आता है, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं वो सभी पुरानी नई सभी योजनाएं यहाँ पे देखेंगे। और ये एक तरह से कुबेर का खजाना है, अंतिम हथियार के रूप में काम करेगा। जितने भी क्रिस्प नोट हैं या फिर जितने भी टेस्ट हैं, जो भी कुछ आपको लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। सभी चीज़ें एक ही ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है या इकोनॉमिक्स क्या है, तो दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे व्यष्टि समष्टि इसको कहते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी वाला ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म आपको इंग्लिश वाले भी देखने पड़ेंगे और पेपर में भी यही करेगा क्योंकि इसकी हिंदी बहुत टफ होती है। तो माइक्रो वाला होता है सूक्ष्म स्तर पर, जैसे मान लिया जाए घर का कोई जो आर्थिक व्यवस्था है घर में कैसे संचालित होगी, या कोई छोटा संस्थान है, छोटी कंपनी है, तो उसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है। मैक्रो में जो अध्ययन किया जाता है वो बड़ी अर्थव्यवस्था का, जिसमें राज्य आ जाएगा, देश आ जाएगा, विश्व की बात की जाएगी, तो वो है बड़ी अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से कई बार स्टेटमेंट बन चुके हैं। तो आर्थिक समृद्धि क्या होता है, ये एक मात्रात्मक विकास होता है, यानी क्वांटिटेटिव यहाँ पे बात की जाएगी। जीडीपी बढ़ रही है हमारी, वैसे ग्रोथ हो रही जो नंबर में होती है ग्रोथ, उसको कहेंगे यहाँ पर मात्रात्मक ग्रोथ या फिर आर्थिक समृद्धि। क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है ये। और आर्थिक विकास क्या होता है, तो ये गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसमें निचले तबके का विकास होना जरूरी है। जो गरीब लोग हैं उनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हो, जो एक बेसिक नीड होती है उनकी पूरी हो, तो मतलब हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। तो हमें जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए आर्थिक विकास पर करना चाहिए। आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक समृद्धि एक जो है लोगों को दिखाने के लिए होती है, आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये समझने की बात है, स्टेटमेंट कुछ भी इसमें बनाया जा सकता है। अब आते हैं मुद्रास्फीति पे, यानी इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर पैसे की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है तो उसी से डिसाइड होता है कि महंगाई घट रही है या बढ़ रही है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पैसा जो है मुद्रा की क्रय क्षमता घटने लगे तो इसका तात्पर्य है कि महंगाई बढ़ रही है। अगर हमें थोड़ा सा सामान लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो मतलब महंगाई बढ़ रही है, हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो यही मुद्रास्फीति। इसके कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 प्रकार में बांटा गया है। ये तीनों प्रकार बहुत पूछे जाते हैं। तो कारण के आधार पर जो पहला है प्रकार इसका, वो है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रोडक्शन बहुत कम है। मांग लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रोडक्शन कम है। इसका मतलब ये है कि मांग तब बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा। तो पैसा किस किस कारण से आ सकता है, या तो उनकी आय में वृद्धि हो गई है, या फिर रोजगार में बढ़ोतरी हो गई है तब पैसा आ गया है, या फिर बैंकों से उन्होंने लोन ले लिया है। जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तभी महंगाई बढ़ेगी। मुद्रा प्रवाह यानी लिक्विडिटी बढ़ गई है। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसे का, जो मार्केट में जो पैसा होता है उसी को कहते हैं लिक्विडिटी, मतलब मुद्रा प्रवाह। और उसी में आता है सब्सिडी। सब्सिडी भी अगर सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके माध्यम से भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद वो जब सामान खरीदेंगे धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होने लगती है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर पैसा लोगों के पास हो जाता है तो महंगाई बढ़ने लगती है। तो ये है मांग जनित मुद्रास्फीति। इसमें डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कम होता है। और इसको किसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है, तो आरबीआई की नीतियों के द्वारा, मौद्रिक नीतियों के द्वारा आरबीआई इसको मैनेज कर सकता है। और ये कैसे मैनेज करेगा, मौद्रिक नीतियों में हम देखेंगे। बस मार्केट से उसको पैसा निकाल लेना है। बहुत सारे टूल्स होते हैं इसको, एसएलआर, सीआरआर वगैरह से, जो रेपो रेट वगैरह बढ़ा के जो है आरबीआई इसको मैनेज कर सकता है और मार्केट से पैसा खींच सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि उत्पादन प्रक्रिया में अगर लागत ज़्यादा लग रही है तो कंपनियों को खर्चा ज़्यादा आता है तो सामान का पैसा बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से भी महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए कि नींबू महंगा हो गया तो शिकंजी का पैसा बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो चीज़ें होती हैं इसमें भी काम करती हैं। अगर हम बाहर से जो तेल मंगा रहे हैं वो महंगा मंगा रहे होंगे तो यहाँ पे भी उसका दाम बढ़ेगा। तो लागत ज़्यादा अगर लग रही है तो मतलब प्रोडक्शन का खर्चा अगर बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, तो ये है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ये आरबीआई के कंट्रोल से बाहर होती है। आरबीआई का इस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन सरकार जो है ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करके इसको कंट्रोल कर सकती है अगर चाहे तो। जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनकी मदद कर सकती है सरकार, उनको टैक्स वगैरह में थोड़ा कटौती कर सकती है। तो इस तरह से थोड़ा सा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, लेकिन सरकार का है। नेक्स्ट बात करेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, प्रोडक्शन भी अच्छा है, मांग भी प्रॉपर है, दोनों चीज़ मतलब बैलेंस में है, लेकिन भंडारण की सुविधा में कमी है,
स्टोरेज के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, परिवहन शुल्क बहुत ज़्यादा है, जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। लोग जो प्याज को रख लेते हैं बाद में, जब बाद में बेचते हैं, पहले मार्केट से ख़त्म कर देते हैं, जमा करके रख लेते हैं, उसके बाद महंगा बेचते हैं। तो ये सब जो है महंगाई का कारण बनता है। ये है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी यानी संरचनात्मक अध्ययन मुद्रास्फीति। इसको सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, अगर चाहे तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना के संरचनात्मक मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। और ये ज़्यादातर विकासशील देशों में होती है, हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती है ये। तो 3 तरह की हो गई, एक संरचनात्मक, एक लागत प्रेरित और पहली वाली मांग जनित। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दर के आधार पर भी मुद्रास्फीति को 4 प्रकार में बांटा गया है। ये कौन कौन सी दर के आधार पर? तो पहली है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसको कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन कभी कभी देवनागरी में भी लिखा आ सकता है ऐसे क्रीपिंग, तो इसको देख लीजिएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। मुद्रास्फीति की दर इसमें अगर 3% तक रहे, 3% तक रह रही है अगर मुद्रास्फीति, तो ये जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है अपना। तो ये विकसित देशों में होता है, सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल में है। 3% के अंदर है मुद्रास्फीति, मतलब चीज़ें कंट्रोल में है। फिर चलती हुई मुद्रास्फीति मतलब वॉकिंग एंड ट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इसमें मुद्रास्फीति की दर जो है 3 से 10% तक होती है और ये ज़्यादातर विकासशील देशों में होती है। इसका ये मतलब है कि सुधार की आवश्यकता है, अभी चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं लेकिन उसको सुधारने की ज़रूरत है। ये है चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से 10%। फिर आती है भागती हुई मुद्रास्फीति यानी रनवे इन्फ्लेशन। इसमें मुद्रास्फीति की दर जो है 10% से 10 से 30% हो जाती है, मतलब नियंत्रण से बाहर है। बहुत सारा हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है भागती हुई मुद्रास्फीति में, रनवे इन्फ्लेशन में। फिर आती है चरम मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन। ये मुद्रास्फीति की दर जो है 30% से अगर ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तुम्हारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची है, खूब सारा पैसा लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा सामान लेके आ रहे हैं, तब ये बर्बाद देश होता है पूरा, चरम मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मुद्रा अपस्फीति क्या है, अस्फीति क्या है, तो इसको हिंदी में नहीं देखना है, इंग्लिश में थोड़ा सा टर्म्स देखना है बस। तो डिफ्लेशन क्या होता है, ये वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, तो अपोजिट टू इन्फ्लेशन होता है, मतलब महंगाई का मतलब मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा होता है अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। ये और ज़्यादा खतरनाक होता है डिफ्लेशन। इसमें सामान तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास, मतलब जो कंपनियां प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कर रही हैं लेकिन लोग मांग ही नहीं रहे हैं, मतलब लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, उनके पास पैसा ख़त्म हो चुका है। महंगाई के केस में होता था कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है इसलिए उनके पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पर डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, उनके पास पैसा ख़त्म हो गया है, प्रोडक्शन पूरा भरा पड़ा है। इसमें क्या क्या दशा होती है अपस्फीति की, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में भारी कमी हो जाती है। सामान क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है तो उसकी कीमतों को भी घटा दिया जाता है, फिर भी लोग नहीं खरीद पाते हैं। बेरोजगारी बढ़ने लगती है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। तरलता भी घटने लगती है, मार्केट में भी पैसा नहीं है, लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा इसके और भी कारण होते हैं, जैसे ये सब जो हो रहा है, पैसा जो खत्म हो रहा है, अगर मान लीजिए वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, तब भी ये होता है। बूढ़े लोगों की जो ज़रूरतें होती है बहुत सीमित होती हैं, तो सामान नहीं खरीदना चाहते, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो जॉब भी नहीं करते, मतलब बूढ़े जब 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वैसे भी रिटायरमेंट उनकी एज कमाने वाली नहीं होती है। तो इस तरह से भी ये वाली जो अपस्फीति है, डिफ्लेशन है, ये उत्पन्न होता है। तो ये सभी कारण है, ये खतरनाक होता है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि लोगों के पास इसमें पैसा ही नहीं रहता। तो ये हुआ डिफ्लेशन। अब देखेंगे डिसफ्लेशन। डिफ्लेशन के बाद डिसफ्लेशन क्या होता है, तो डिसफ्लेशन जो है मुद्रास्फीति की दर इसमें धीरे धीरे कम हो रही है। पहले तो इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन में धीरे धीरे जो है महंगाई बढ़ती है, इस ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ से सब समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन में धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है, और डिसफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई तो अभी भी है, जीरो पे नहीं आई है, जीरो यहाँ पर है, जीरो नहीं आई है लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये है डिसफ्लेशन। अभी भी जीरो नहीं हुई है, तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हर अस्फीति यानी हर डिसफ्लेशन जो है, हर डिसफ्लेशन इन्फ्लेशन ही होता है, ये भी इन्फ्लेशन ही है अभी भी, लेकिन जो है हर तरह का इन्फ्लेशन जो है, हर तरह का इन्फ्लेशन डिसफ्लेशन नहीं हो सकता है। तो इसको ये एक स्टेटमेंट आ सकता है कि हर मुद्रा अस्फीति यानी डिसफ्लेशन धीरे धीरे घटती मुद्रास्फीति है, लेकिन हर मुद्रास्फीति को मुद्रा अस्फीति नहीं कहा जा सकता, मुद्रा का डिसफ्लेशन नहीं कहा जा सकता। ये ग्राफ से आपने समझ लिया होगा। और डिफ्लेशन जो हमने इससे भी पहले पढ़ा था, वो डिफ्लेशन में क्या होता है, एकदम नीचे, जीरो से भी नीचे चली जाती है महंगाई, तो वो हो जाएगा जो सबसे खराब वाला केस था, वर्स्ट वाला, डिफ्लेशन हो जाता है। मतलब महंगाई भी बिल्कुल नहीं है, सब चीज़ें सस्ती हैं लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो केस है डिफ्लेशन। तो इस ग्राफ से तीनों चीज़ें एक साथ समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करिए। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो ये बहुत ही खराब स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये रुकी हुई मुद्रास्फीति होती है। इस स्थिति से बाहर आने में बहुत दिक्कत लगती है। कोविड के टाइम पे
हमारे जो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, उन्होंने कहा था, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमारी स्थिति है अभी वो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जा सकती है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये रुकी हुई मुद्रास्फीति होती है, मांग बिल्कुल नहीं होगी, लोग सामान की डिमांड नहीं करेंगे, फिर भी महंगाई बढ़ती जाएगी। अभी जो हमने देखा था डिफ्लेशन में महंगाई कम हो गई थी, महंगाई जीरो के भी नीचे चली गई थी, महंगाई भी कम है, चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद पा रहे, पैसा नहीं है। और यहाँ पर स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि सामान अभी भी महंगा हुआ है, सामान खूब महंगा है और लेकिन लोगों की मांग नहीं है, फिर भी महंगा सामान भी है, लोग मांग भी नहीं रहे हैं, तो ये जो है दोनों तरह से अपोजिट हो जाती है स्टैगफ्लेशन की स्थिति। तो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन। और फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया, मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है। महंगाई फिर भी बढ़ती रहती, बेरोजगारी भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में सब चीज़ें विपरीत रहती हैं, मांग बिल्कुल नहीं है, महंगाई खूब बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है एक वक्र होता है, फिलिप्स वक्र। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में फिलिप्स वक्र फेल हो जाता है। अब यहाँ पे फिलिप्स वक्र समझ लेते हैं। फिलिप्स वक्र क्या है? A.W. फिलिप्स के द्वारा ये फिलिप्स वक्र दिया गया था। न्यूजीलैंड के ये अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स, इन्होंने ये वक्र दिया था। इन्होंने कहा था कि जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी होती है इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी मुद्रास्फीति का बढ़ना मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तभी मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है, और मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो लोगों के पास रोजगार होगा तभी बढ़ेगी ये। तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन होगा, मतलब बेरोजगारी कम होगी, रोजगार ज़्यादा होगा, बेरोजगारी कम होगी। तो ये है उल्टा रिलेशन इनका, फिलिप्स वक्र का, बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति का। आप रियल लाइफ में भी देखिए कि लोगों के पास अब रोजगार ज़्यादा रहता है, लोग ज़्यादा कमाते हैं तो खर्चा भी उनका उतना ही ज़्यादा रहता है। महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का कमाना ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे महंगाई भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो रोजगार के साथ तो सीधा रिलेशन होता है, लेकिन बेरोजगारी के साथ इसका उल्टा रिलेशन होता है। और स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ये पूरा भी जो हमने स्टैगफ्लेशन देखा था उसकी स्थिति में पूरा उल्टा हो जाता है। स्टैगफ्लेशन में महंगाई भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका फिलिप्स वक्र स्टैगफ्लेशन की स्थिति में फेल हो जाता है। अब ये वक्र भी देख लीजिए, इन्होंने जो वक्र दिया है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में, इन्होंने कहा जैसे जैसे बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ रही, पहले तो 2% अगर बेरोजगारी है मान लीजिए, तो यहाँ पे मुद्रास्फीति जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, मुद्रास्फीति 4% रहेगी। और जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है और 2% से ज़्यादा लोग से 4% लोग बेरोजगार हो गए, अब ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, मतलब मार्केट में पैसा कम हो गया, बेरोजगार होंगे तो पैसा कम होगा, तो मुद्रास्फीति जो है ये घटेगी। अब मुद्रास्फीति की गणना कितने प्रकार से की जाती है? तो 2 प्रकार है हमारे इंडिया में, WPI और CPI। WPI क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दोनों का आधार वर्ष 2011-12 है, ये आधार वर्ष 2017 में चेंज हुआ था, पहले 2004-05 था आधार वर्ष, अब 2011-12 है। तो पहला जो यहाँ पर है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें एक बास्केट बनाई गई है, इसी बास्केट का प्राइस जैसे ही घटता बढ़ता है वैसे ही डिसाइड होता है कि महंगाई घट रही है या बढ़ रही है। तो इसमें 3 चीज़ों को रखा गया है। पहले प्राइमरी गुड्स को रखा गया है, जो हमारे जो प्राथमिक सामान होते हैं, फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को रखा गया है, मतलब जो हमारा जो मैन्युफैक्चर करके जो दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, और तीसरे में रखा गया है फ्यूल, पावर और लुब्रिकेंट्स को। तो 3 चीज़ें इसमें। और एक चीज़ जो इसमें पूछा जाता है कि WPI में बास्केट में जो इसकी बास्केट होती है WPI की, इसमें सेवाओं यानी सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें WPI में सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होता है सर्विसेज, शिक्षा वगैरह, और जो भी IT सेक्टर हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो सब सर्विसेज देती हैं और उनका अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इसीलिए WPI की जो है इसको नहीं माना जाता है कि सही नहीं है, WPI से हमें नहीं करना चाहिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स से हमें अपनी महंगाई को नहीं नापना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे CPI जो होता है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, आधार वर्ष 2011-12 इसका भी है। इसको कौन जारी करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को रखा गया है। इसमें जो जो चीज़ें देखिए यहाँ पर CPI की बास्केट है, ये फूड और बेवरेज है, इस पर टोबैको है, हाउसिंग है, क्लॉथिंग और फुटवियर है, फ्यूल और पावर है, और सर्विसेज है, इसमें सर्विसेज को भी रखा गया है। तो ये है CPI। इन्हीं बास्केट के जब मूल घटते बढ़ते हैं तो उसको इसी से महंगाई डिसाइड होती है। अब मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? तो कुछ लोगों पर मुद्रास्फीति का महंगाई बढ़ने का सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, किसी पर निगेटिव पड़ता है। तो अब देख लीजिए, पूछा जाता है कि निम्न में से किस पर पॉजिटिव पड़ता है, किस पर निगेटिव पड़ता है। तो पहला जो जिस पर पॉजिटिव पड़ा है वो है ऋणी, मतलब जिसने पैसा लिया है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। किस तरह से पड़ता है पॉजिटिव? ऋणी के ऊपर, मतलब जिसने लोन लिया है।
अगर मान लीजिए मैंने परसों 4,000 रुपये लिए थे और तब उसकी 4,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और आज आते आते 4,000 की वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो हमें वापस करने में आसानी होगी, मेरे लिए उस पैसे की थोड़ा वैल्यू घट गई है, तो ऋणी को यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऋणी के ऊपर। और आयात जो हम इम्पोर्ट करते हैं उस पर भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। जो हम सामान पहले मंगा चुके हैं, अब महंगाई बढ़ गई तो हमें महंगे पे बेच सकते हैं, तो इम्पोर्ट में भी फ़ायदा होता है, इंपोर्ट अगर किया जा चुका है पहले। सरकारी रोजगार वालों को भी फ़ायदा होता है, उनकी महंगाई भत्ता वगैरह मिलने लगता है, एक्स्ट्रा पैसे बढ़ ही जाते हैं। फिर प्रोड्यूसर को मतलब उत्पादक वर्ग को फ़ायदा होता है, कोई प्रोडक्शन उसने करके रखा है, अभी महंगाई बढ़ गई तो उसको ज़्यादा पैसे में बेच सकता है। व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा होता है, बाद में महंगे में सामान बेच सकता है। किसान को भी फ़ायदा होता है, मान लीजिए उसने कम लागत में सामान को मतलब किसान खेती की थी और अभी उसको ज़्यादा लागत में बेच सकता है, तो किसान को भी फ़ायदा हो गया। परिवर्तनशील आय वर्ग को भी फ़ायदा होता है, उसकी जो इनकम है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ने लगेगी। उसके बाद सार्वजनिक व्यय अगर किया गया है, पहले कोई सार्वजनिक व्यय किया जा चुका है तो अब जो है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उसकी जो है वैल्यू बढ़ गई है, सकारात्मक हो गई है। अब नकारात्मक यानी निगेटिव इम्पैक्ट में क्या होगा कि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को यहाँ पर नुकसान होता है, जो अंतिम रूप से सामान खरीदता है। जैसे हम लोग जो छोटे छोटे सामान खरीदते हैं उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई, मार्केट में वो महंगा हो गया सामान, तो हमारे ऊपर जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ऋणदाता जो पैसे को उधार देने वाला इंसान है, आज तो मैंने 4,000 किसी को दे दिए, उसकी वैल्यू आज ज़्यादा है लेकिन कल उसकी कम हो गई वैल्यू, तो जब वो लौटाएगा तो हमारे लिए नुकसान वाली बात है। तो जो ऋण देता है यानी लोन देने वाले को नुकसान होता है। सार्वजनिक बचत जो है इसमें भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमने पैसे बचा बचा के रखे थे 1,000 रुपये और आज उस 1,000 की कोई वैल्यू नहीं है, तो बचत को भी नुकसान होगा। इंपोर्ट को भी, निर्यात यहाँ एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, ये मैं सही करके भेज दूंगी आपको। एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर नुकसान होता है। मान लीजिए हमने कोई सामान पहले भेजा था, एक्सपोर्ट कर दिया था और आज वो सामान महंगा हो गया, आज वो सामान की वैल्यू बढ़ गई, तो एक्सपोर्ट में हमको जो है नुकसान होता है। जितने रुपए में हमने भेजा था अब उतने रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। स्थिर आय वर्ग को भी नुकसान होता है, उसका कुछ बढ़ता नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। पेंशन भोगी को भी यहाँ पर नुकसान होता है। तो ये है निगेटिव वाले, ये है पॉजिटिव वाले, और ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, कुछ भी करके मार्केट से पैसा खींच लो तभी मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा तो महंगाई ज़्यादा रहेगी, जहाँ से मार्केट में पैसा कम हुआ महंगाई कम होने लगती है धीरे धीरे। तो इसके कौन कौन से उपाय हैं, तो पहला राजकोषीय उपाय या सरकारी उपाय, तो इसमें करारोपण के माध्यम से टैक्स ज़्यादा ले लो। फिर सार्वजनिक व्यय की कमी, जो पब्लिक में व्यय किया जाता है उसको कम कर लो, तो उससे जो है लोगों को फ़ायदा कम होगा, पैसा कम लगेगा। लोगों को सब्सिडी वगैरह मत दो, तो इससे जो है मार्केट में पैसा कम रहेगा। सार्वजनिक वितरण में कमी, वही सब्सिडी वगैरह जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है उसमें भी कमी कर दी जाए तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। आयात में वृद्धि करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब आयात में वृद्धि मतलब इंपोर्ट में वृद्धि। अगर हम सामान मंगा लेंगे बाहर से तो उसके लिए हमें पैसा भी देना पड़ेगा, तो हमारे मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। तो आयात में इंपोर्ट में वृद्धि कर दिया जाए। एक्सपोर्ट में अगर वृद्धि होती है, अगर मान लीजिए निर्यात बढ़ा दिया गया, तो उससे निर्यात से क्या होता है, एक्सपोर्ट से क्या होता है कि हमें पैसा मिलता है, हमारा सामान जाता है लेकिन पैसा और आ जाता है हमारे पास। तो इंपोर्ट को यहाँ पर बढ़ाने के लिए जो है ये मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट बढ़ाना है। मौद्रिक उपाय क्या क्या हैं जो कि आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं कि सीआरआर में वृद्धि, वो रेट मतलब वो उतना भाग बैंकों का जो आरबीआई के पास रहता है वो सीआरआर होता है। अभी हम आगे देखेंगे सीआरआर एसएलआर क्या है। तो सीआरआर जो है पैसा मार्केट से बाहर चला जाता है और एसएलआर का पैसा भी मार्केट से बाहर चला जाता है, तो एसएलआर में वृद्धि कर दी जाएगी। वो पैसा जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, कुछ मतलब अपना परसेंट अपने पास ही रखना होता है, वो मार्केट में यूज़ नहीं कर सकता बैंक, तो वो है एसएलआर में अगर वृद्धि कर दी गई। रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई, मतलब लोन लेना महंगा हो गया, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी गई, मतलब हर जगह हर चीज़ में हर रेट में यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो ये मौद्रिक उपाय हैं। बैंक रेट में वृद्धि हो गई, ये सभी रेट्स हम आगे भी देखेंगे अभी। तो ये है मौद्रिक उपाय जिससे मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। जहाँ जहाँ पे पैसे वैसे की बात है, यहाँ पे रेट्स की बात आ रही, तो मौद्रिक उपाय हैं। और जहाँ पे कुछ ऐसे बात आ रही है, सार्वजनिक वितरण, आयात निर्यात और यानी सार्वजनिक व्यय में कमी, करारोपण, ये सभी राजकोषीय उपाय हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन से मौद्रिक उपाय, कौन से राजकोषीय उपाय हैं। तो अभी यहाँ पे बैंकिंग के बारे में देख लेते हैं, बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आधुनिक काल में बैंक का प्रारंभ जो है 1770 में हुआ था। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, लेकिन जाके 1830 तक ये बंद हो गया था। यूरोपीय प्रबंधन वाला ही बैंक था, कलकत्ता में स्थापना हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की 1770 में। फिर एक बैंक बनता है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, 1786 में बनता है, 1786 में। फिर ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक याद रखने हैं कि कौन सा पहले बना उसके बाद कौन सा बना। तो प्रेसिडेंसी बैंकों में 1806 में पहले बना बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में।
फिर 1840 में बना बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में बॉम्बे वाला। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, पहले बंगाल वाला, फिर बॉम्बे वाला, फिर मद्रास वाला। फिर इन तीनों को मिलाया गया था 1921 में। 1921 में मिला के इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। और भारतीय स्टेट बैंक इसी को बना दिया गया। 1921 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद 1955 में 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। जो RBI के बाद हमारी जो मेन संस्था है बैंकों में वो है SBI। ये बना था 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम भारतीय आंशिक प्रबंधन वाला बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसमें भारतीयों की भी थोड़ा बहुत उसमें स्वामित्व था। 1881 में ये बना था, 1881 में। और पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था। ये 1894 में बना था, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट बात करेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 2 राष्ट्रीयकरण अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उस टाइम पे जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से ज़्यादा थी, ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। फिर 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से ज़्यादा थी। एक तो हुआ था 19 जुलाई 1969 को, दूसरा हुआ 15 अप्रैल 1980 को, 6 बैंकों का। अब RBI के बारे में बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ये हमारा केंद्रीय बैंक है, एकमात्र सभी देशों में एक केंद्रीय बैंक होता है जो मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है। इसका मुख्य काम क्या है? मौद्रिक नीति निर्धारण। नेक्स्ट यहाँ पे गठन की अनुशंसा किस समिति ने की थी? RBI की गठन की अनुशंसा तो हिल्टन यंग समिति ने की थी 1926 में। 1926 में बनी थी हिल्टन यंग समिति। इसी के आधार पर ये RBI की स्थापना की गई थी। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। लेकिन जो एक अधिनियम आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ये आया था 1934 में। रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934 में। और RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम गवर्नर कौन बने थे इसके? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख, स्वतंत्र भारत के CD देशमुख। नेक्स्ट बात करेंगे RBI का काम क्या क्या है? तो नोटों का निर्गमन करना, नोटों को मतलब जारी करना। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है RBI। जो प्रतिभूति वगैरह बेचना होता है, बॉन्ड प्रतिभूति जो भी जारी करती है सरकार, वो RBI के माध्यम से ही देती है। RBI ही उसको बेचती है। तो ये भी हम देखेंगे आगे। तो ये सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंक जो है सभी बैंकों को मैनेज करने का काम भी RBI का है। मौद्रिक नीति नियंत्रण का इसका जो मेन काम है, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। साख नियंत्रण करना, मतलब क्रेडिट, लोगों के जो इसको क्रेडिट बनाए रखना भी इसका काम है RBI का। नेक्स्ट बात करेंगे, साख नियंत्रण के उपाय कौन कौन से? क्रेडिट जो मैनेज करने के उपाय क्या क्या हैं, तो वो सभी टूल्स यहाँ पर देखने हैं। और ये साख नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों का विश्वास बना रहता है बैंकों पर इसी के द्वारा। साख नियंत्रण तो पहला है, यहाँ पर 2 तरह के उपाय होते हैं। पहला है परिमाणात्मक साख नियंत्रण, या फिर इसको मात्रात्मक साख नियंत्रण भी कहते हैं, यानी क्वांटिटेटिव उपकरण। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? तो बैंक दर के माध्यम से जो है साख नियंत्रण किया जा सकता है। MSF दर के माध्यम से किया जा सकता है। SLR, CRR, यहाँ पे सभी नंबर वाली चीज़ें आएंगी, रेट्स वाली आएंगी। बैंक दर हो गया, MSF दर हो गया, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और एक चीज़ जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो है खुले बाजार की क्रियाएँ। खुले बाजार की क्रियाओं में जो RBI के द्वारा सरकार अपनी बॉन्ड और प्रतिभूति जो भी बिल वगैरह जारी करती है, सरकार इसी खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से जारी करती है। तो ये इतने चीज़ हो गए जो कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव उपकरण है। अब देखेंगे क्वालिटेटिव वाले, जो गुणात्मक यानी चयनात्मक साख नियंत्रण क्या क्या होता है इसमें। तो न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव और सलाह। इसमें जो है बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो रेट वगैरह से समझाने से रिलेटेड है, रेट से रिलेटेड नहीं है। तो नैतिक दबाव और सलाह, साख मानदंड का निर्धारण, ये सभी आएगा गुणात्मक में, गुणात्मक साख नियंत्रण। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें ये जो नैतिक दबाव है ये बहुत पूछा जाता है। मौद्रिक नीतियाँ क्या क्या होती हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है मौद्रिक नीतियों का? मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, आर्थिक समृद्धि करना, मतलब वही आर्थिक समृद्धि जिसमें GDP वगैरह देश की बढ़ती है, तो उसको सुनिश्चित करना। घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं से विनिमय दर संतुलन, मतलब हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू बनी रहे। जो हमारा जो कभी कभी सुनाई देता है कि डॉलर के मुकाबले पैसे की वैल्यू बहुत गिर गई है, बढ़ गई है, ऐसे जो है बढ़ती तो कभी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जो है इंक्रीमेंट होता है। वो सभी चीज़ें जो है उसको मैनेज करने का काम मौद्रिक नीतियों के द्वारा RBI ही करता है। अब मौद्रिक नीतियों के कुछ और टूल्स होते हैं, कौन कौन से? एक ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल वाले में एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव।
आरबीआई के द्वारा कौन कौन सा यहाँ पर मात्रात्मक वाले यूज़ किए जाते हैं, यानी क्वांटिटेटिव कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना है बेसिकली एसएलआर, सीआरआर वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो ये एक तरह के टूल्स हैं, मात्रात्मक टूल्स हैं, जो भी हमने पहले देखा था मात्रात्मक टूल्स हैं ये। और गैर पारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल, ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं और इनको इसमें वही चीज़ें आएंगी जैसे हेलीकॉप्टर हुवर वगैरह होता है, जो पैसे को खींच लेना। हेलीकॉप्टर हुवर में जैसे उसको भी कहा जा सकता है, जो अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उसमें पैसे को मार्केट से एकदम से खींच लिया गया था। तो ये भी है गैर पारंपरिक उपकरण। ट्रेडिशनल में आते हैं ये सभी सीआरआर, एसएलआर वगैरह, इसकी द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ज़्यादा बार यही यूज होता है। सीआरआर क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो, बैंक का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास रहता है उसे कहते हैं सीआरआर। इस पर बैंक को ब्याज नहीं मिलता है, याद रखना, ये पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो जाता है ये पैसा। वर्तमान में रेट कितनी है, इसी वीडियो के लास्ट में सभी रेट्स जितनी भी हैं वो एक बॉक्स में लिख दी गई हैं, लास्ट में हम देख लेंगे। तो ये है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो हिस्सा होता है बैंक का जो बैंक को अपने स्वयं के पास रखना पड़ता है। कितना पैसा आप रिजर्व के रूप में अपने पास ही रखो, उसको मार्केट में मत डालो। इसको जो है एसएलआर को वो बैंक जो है नगद के रूप में भी रख सकता है, सोने के रूप में भी रख सकता है, या फिर प्रतिभूति के रूप में भी रख सकता है। प्रतिभूति जो है ज़्यादातर बैंक जो है सोचते हैं कि प्रतिभूति के रूप में रखें। प्रतिभूति को बाद में गिरवी भी रखा जा सकता है, अभी हम देखेंगे। तो ज़्यादातर जो है प्रतिभूतियों के रूप में ही रखता है बैंक इन पैसों को, एसएलआर को, और ये पैसा भी मार्केट से बाहर हो जाता है। अब प्रतिभूति जो है दो तरह की होती है, एक बिल जारी किया जाता है, एक बॉन्ड। बिल जो है 1 साल के लिए जारी किया जाता है, बॉन्ड 1 साल से ज़्यादा के लिए जारी किया जाता है। और ये सरकार के माध्यम से प्रतिभूति जो होती है सरकार जारी करती है। लेकिन बैंक इसको कहाँ से खरीदते हैं, तो बैंक आरबीआई के द्वारा इसको खरीदते हैं। प्रतिभूति जो है सरकार बैंकों को आरबीआई को दे देती है, आरबीआई इसको बेचता है सभी बैंकों को। जब भी सरकार को ज़रूरत होती है पैसे की तो वो प्रतिभूति को बना देती है और उसके बाद आरबीआई को दे देती है, आरबीआई उसको बेचता है, बैंकों से पैसा लेता है और सरकार को दे देता है। फिर सरकार उसका यूज़ करती है, अपना जो काम करना होता है, जो काम कराना होता है उसमें यूज़ करती है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब रेपो रेट क्या होता है, तो वह ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई से कम अवधि का लोन लेती है। जब बैंकों को ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लोन लेगा, तो आरबीआई से लेता है, लेकिन आरबीआई इस पर ब्याज लेता है, वही ब्याज दर होती है रेपो रेट। और रेपो रेट को कम ज़्यादा बढ़ा के जो मार्केट में पैसा का फ्लो ज़्यादा या कम करा जा सकता है। अगर रेपो रेट को कम कर दिया गया, रेपो रेट बहुत कम हो गया, तो बैंक जो होते हैं आरबीआई से ज़्यादा लोन ले लेंगे, क्योंकि ब्याज तो कम देना पड़ रहा है, तो पैसा बैंकों के पास ज़्यादा हो जाएगा। और जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा रहता है तो खूब लोन बांटने लगते हैं, और जब लोन बटेगा तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसीलिए रेपो रेट को कम ज़्यादा करके महंगाई को मैनेज किया जाता है। उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट भी काम करता है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण लेती है। यहाँ पे आरबीआई बैंकों से पैसा ले रही है, बैंकों से ऋण ले रही है किस पर, रिवर्स रेपो रेट पर। अब यही रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दी गई, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, मतलब आरबीआई को ऋण लेना है बैंकों से और कह दिया कि तुम हमको पैसा दे दो, हम तुम्हें ज़्यादा रिटर्न देंगे, तो उस चक्कर में बैंक जो है ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं और मार्केट से पैसा कम हो जाता है। तो यही रिवर्स रेट को बढ़ाने से भी मौद्रिक नीति को मैनेज किया जाता है। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से आपातकालीन स्थिति में कम समय का लोन ले सकते हैं। ये जो होता है एमएसएफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें जो है बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं आपातकालीन स्थिति में, बहुत ज़रूरत हो जब बैंक को, तो कम समय का, बहुत कम समय का आपातकालीन ऋण लेता है बैंक। लेकिन इसके लिए जो है उसको प्रतिभूति को गिरवी रखना पड़ता है। जो अभी हमने देखा था, जो सरकार जो उसके पास अपनी प्रतिभूति रहती है बैंकों के पास, वही गिरवी रखना पड़ता है, तभी एमएसएफ के तहत उसको पैसा मिलता है आपातकालीन। और इसमें जो रेट लगता है ब्याज वाला, वो रेपो रेट प्लस 1% लगता है। रेपो रेट जितनी होगी उसका 1% ज़्यादा देना पड़ेगा बैंकों को जब इस तरह का ऋण लेगा, इस तरह के ऋण लेंगे, आपातकालीन ऋण लेंगे बैंक तब। नेक्स्ट बात करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, खुले बाजार की क्रियाएं। तो आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा और खरीदा जाता है, यही है खुले बाजार की क्रियाएं, सरकार की प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना। नेक्स्ट बात करेंगे, मुद्रा की पूर्ति के 4 मापक कौन कौन से होते हैं। तो पहला M1 M2, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पर है। तो M1 जो क्या होता है, तो प्रचलन में करेंसी, जो पैसा लोगों के पास होगा उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, और इसमें करंट अकाउंट वाला पैसा, सेविंग अकाउंट वाला पैसा दोनों आ जाएगा। इसमें प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, यानी डीडी के तहत जो भी पैसा होगा, डिमांड डिपॉजिट, इसके अलावा अन्य जमाएं सब ऐड कर लिया जाएगा, तब उसको कहेंगे M1। अब M2 क्या होता है, तो M1, ये वाला M1, इसमें जो जो चीज़ें आएंगी सब इसमें आ जाएंगी। M1 प्लस डाकखाने की जमाएं M2 में आती हैं, जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता है वो भी M2 में काउंट होगा।
M3 में क्या होता है, तो M1, ये वाला जो M1 था पहले, M1 प्लस सावधि जमा जो फिक्स डिपॉजिट होगा, यहाँ पे तीसरे वाले में M3 में डाक खाने वाला पैसा नहीं आया है। देखिए M3 में M1 आया है और सावधि जमा यानी जो फिक्स डिपॉजिट है वो आ गया है। अब एक चीज़ पूछा जाता है कि किस मुद्रा को ब्रॉडर मनी कहा जाता है या फिर बृहद मुद्रा किसको कहते हैं, तो इसी M4 को बृहद मुद्रा कहा गया है, जिसमें M1 होता है और फिक्स डिपॉजिट होता है। M4 क्या है, तो इसमें M3 आ जाएगा ये वाला, और डाकखाने की जमाएं, डाकखाने की जमाएं जो यहाँ रह गई थी वो M3 प्लस डाकखाने की जमाएं सब आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा किसमें, तो M4 में आ जाएगा। अब इसका क्रम पूछा जाता है, तो तरलता का क्रम यानी लिक्विडिटी का क्रम क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है M1 की, फिर M2 की, फिर M3 की, फिर M4 की। व्यापकता यानी ब्रॉडर मतलब जो ब्रॉड उसका टर्म है वो किसका ज़्यादा होता है, तो यही उल्टा कर दीजिए, M4 का की व्यापकता ज़्यादा होती है, फिर M3 की, फिर M2 की, फिर M1 की। लेकिन ब्रॉडर मनी किसको कहा जाता है, तो M3 को कहा जाता है, जो भी हमने देखा था यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे गरीबी के बारे में, अब देख लेते हैं। देखो ये गरीबी का हाल, सापेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है रिलेटिव गरीबी, और ये निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट गरीबी। तो चलिए यहाँ पर सापेक्ष गरीबी क्या होता है, इसको मापने का तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लॉरेंज वक्र है और गिनी गुणांक है। सापेक्ष गरीबी में वो गरीबी मापी जाती है जिसमें लोगों की आय में डिफरेंस होता है, कोई एक वर्ग है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो आय की विषमता को इसमें नापा जाता है, जो असमानता होती है लोगों के बीच में, वही सापेक्ष गरीबी को क्रिएट करती है। इसको मापने के लिए एक वक्र है जिसको कहते हैं लॉरेंज वक्र। पूछा जाता है कि किस लिए यूज़ होता है, तो गरीबी मापन में यूज़ होता है, यही है लॉरेंज वक्र जो दिया हुआ है। इसमें एक तरफ एब्सोल्यूट यहाँ पे इनकम रहती है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ना चाहिए, ये है समता रेखा जो रेड वाली है, बी वाली, O से B तक ये समता रेखा है। तो अगर हम ऐसे से बढ़ते जाएं तो ये जो है एक क्रम में बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है एक क्रम में इसको सीधा सीधा बढ़ना चाहिए, लोगों का पैसा भी उसी अनुपात में जो है घटना बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो वक्र है ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो जैसे जैसे ये ए वाला एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्र बढ़ता जाएगा वैसे इसका क्षेत्रफल मतलब ए का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा आय की असमानता उतनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर ओ बी है सीधा सीधा, अगर ये सीधा हो जाए वक्र, ये इतना टेढ़ा ना रहे, ओ और बी ही सीधा सीधा रहे, तो समता रेखा मतलब लोगों का पैसा बराबर है। अगर ये पूरा ढक जाए, ये पूरा ढक जाए मतलब किसी एक व्यक्ति के पास पूरा पैसा चला गया और सबके पास जीरो है, तो ये है लॉरेंज वक्र जो दिखाता है आय की विषमता को। और इसको एक तरह से और मापते हैं गिनी गुणांक, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है लॉरेंज वक्र का। ये गिनी गुणांक जी से डिनोट करते हैं, इसमें ए जो ये है क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल अपान OCB। OCB क्या है, OCB ये जो पूरा त्रिभुज जैसा लगा है, इसको जो है इस वक्र को, इसके एरिया को ये पूरे से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये जी की वैल्यू जीरो आ गई, जी की वैल्यू जीरो कब होगी, तो जी की वैल्यू जीरो होगी जब ये ए जो है ये जीरो हो गया, जब ये जो क्षेत्रफल है पूरा ये जीरो हो जाएगा, तभी पूरे की वैल्यू जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर कोई भी चीज़ जो है किसी जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा। तो ओ अगर जीरो हो गया, ये क्षेत्रफल जीरो हो गया, तब जीरो वैल्यू आएगी, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय समान है। मतलब अगर जी की वैल्यू 1 आ गई, जी की वैल्यू 1 आ गई मतलब ये पूरा ये चीज़ और ये वक्र दोनों समान हो गया, 1/1 हो गया, तो जी की वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब एक ही व्यक्ति को पूरी आय दे दी गई। यही इस तरह से मापते हैं गिनी गुणांक को, लॉरेंज वक्र यही है, सापेक्ष गरीबी को मापा जाता है इन दोनों से। नेक्स्ट बात करें, ये स्टेटमेंट आ जाता है जी की वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, जी की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। अगला है निरपेक्ष गरीबी, इसमें जो है गरीबी रेखा के आधार पर निरपेक्ष गरीबी मापी जाती है, जो कि एब्सोल्यूट गरीबी इसको कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा की सीमा क्या है, तो $2.15 पर डे। अगर किसी की क्रय क्षमता है मतलब खरीद सकता है इतने रुपए का सामान, तब वो व्यक्ति गरीब नहीं है, इससे कम होगा तो गरीब है। पहले ये $1.90 था, इसको चेंज किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में गरीबी का इतिहास क्या क्या रहा है, तो दादा भाई नौरोजी ने एक बार जो है न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी को मापा था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति की आय 20 रुपये पर ईयर है तो वो गरीब नहीं, उससे कम है तो गरीब है। और इसमें जो है 16 से 35 रुपये, उन्होंने जो बेसिकली लिखा था 16 से 35 रुपये लिखा था, लेकिन इसको 20 रुपये कहा जाता है। अक्सर ऑप्शन में 20 रुपये ही रहता है, तो यही सही माना जाता है। अगला बात करेंगे राष्ट्रीय योजना समिति कब बनी थी, तो ये 1938 में बनी थी और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें शामिल थे सुभाष चंद्र बोस। तो दोनों लोगों ने मिलकर इसको जो है राष्ट्रीय योजना समिति के तहत जो है इसको काउंट किया था, मापन करने की कोशिश की थी। तो 15 से 20 रुपये पर मंथ इन्होंने कहा था, 15 से 20 रुपये पर मंथ जिसकी आय है वो गरीब नहीं है, मतलब उससे कम होगी तो गरीब है। एक आया था बॉम्बे प्लान 1944 में। बॉम्बे प्लान में कहा गया था कि 75 रुपये पर मंथ की बात की गई थी। 75 रुपये पर मंथ की बात किसमें की गई थी, तो बॉम्बे प्लान में। फिर नीलकांत दांडेकर और VM रथ समिति जो 1971 में आई थी आज़ादी के बाद,
जो आज़ादी के बाद पहली बार जो प्लान बना था गरीबी मापन के लिए वो यही था, नीलकांत दांडेकर वाला। इन्होंने उपभोग के आधार पर गरीबी को मापा था। पूछा जाता है पहली बार उपभोग के आधार पर, खाने के आधार पर किसने मापा था, तो नीलकांत दांडेकर और वी एम रथ ने 1971 में। लेकिन इनका आधार वर्ष क्या था, तो 1960-71। इन्होंने कहा था कि शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए 2250 कैलोरी पर डे की बात कही थी। इससे कम कैलोरी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है पर डे तो वो गरीब है, 2250 कैलोरी। फिर अगले जो हैं वो है वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति 1979 में बनी थी। आधार वर्ष इनका था 73-74। और ये वाई के अलग समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी डिसाइड की। तो ये भी पूछा जा चुका है कि अलग अलग कैलोरी पहली बार किसने रखी थी ग्रामीण शहरी के लिए, तो वाई के अलग ने। इन्होंने ग्रामीण के लिए कहा 2400 कैलोरी पर डे और शहरी के लिए कहा 2100 कैलोरी पर डे। अगली है यहाँ पर लकड़ावाला समिति, 1989 में बनी थी ये, और 93 में इसने रिपोर्ट सौंपी। यही 89 ही पूछा जाता है, आधार वर्ष वगैरह उतना नहीं पूछा जाता है, बस ये ईयर याद रखेगा। 1989 में बनी थी ये, और इन्होंने प्रत्येक राज्य में अलग गरीबी की सीमा निर्धारित की थी और मूल्य के आधार पर गरीबी निर्धारित की थी इन्होंने। टोटल इन्होंने 29 गरीबी रेखाएं बनाई थी, अलग अलग राज्य में हर अलग अलग गरीबी की सीमा, ग्रामीण के लिए भी अलग, शहरी के लिए भी अलग। नेक्स्ट बात करेंगे सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये बनी थी 2004 में, रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में, और इन्होंने मासिक व्यय के आधार पर गरीबी को डिसाइड किया था। इन्होंने कहा था ग्रामीण एरियाज़ में 446.68 रुपीज़ अगर कोई खर्चा कर रहा है महीने में तो वो गरीब नहीं है, उससे कम कर रहा है तो गरीब है। शहरी के लिए इन्होंने कहा था 578 रुपये, ग्रामीण के लिए 446, शहरी के लिए 578 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे सी रंगराजन कमेटी बनी थी 2012 में, रिपोर्ट सौंपी थी 2014 को। तो दोनों में से कभी कभी कोई भी ईयर पूछ लिया जाता है। तो 2012 में बनी थी ये सी रंगराजन कमेटी, मासिक व्यय के आधार पर ये बनी थी, मतलब पर मंथ कितना व्यय कर रहा है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी भी इसी तरह की थी, सी रंगराजन भी इसी की तरह थी। यहाँ पे ग्रामीण की बात की थी 972, इन्होंने 972 रुपये पर मंथ, और शहरी में 1407 रुपये। ये रुपये यहाँ पे याद करना है, सी रंगराजन 972 रुपये ग्रामीण और शहरी के लिए 1407 रुपये। अगला यहाँ पे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं पुरानी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और नई योजनाएं भी इसमें देखेंगे। पुरानी में सामुदायिक विकास योजना, ये 1952 में आई थी। राष्ट्रीय बाल भवन 1956 में आया था। ये मैचिंग में पूछा जाता है या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है, ऐसे। तो अत्यधिक उपज प्रजाति योजना ये आई थी 1965-66 में। एकीकृत बाल विकास और सेवा स्कीम आई थी 1975 में। ड्वाक्रा योजना आई थी 1980-82 में, 80 से 82 तक की चली थी। 80-82 की योजना है, दोनों कुछ भी लिखा मिल सकता है, 80-82। फिर है इंदिरा आवास योजना 1986 में आई थी, इंदिरा आवास। राष्ट्रीय पेयजल योजना 1985 में आई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान योजना 1988 में आई थी। फिर जवाहर रोजगार योजना 89-90 में आई थी। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो ये 1993 में आई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कई बार पूछी जा चुकी है। फिर वाटर शेड विकास कार्यक्रम कब आया था, तो ये आया था 1994-95 में। मध्य आहार जो कार्यक्रम, मध्य आहार का जो विद्यालय में दिया जाता है खाना, मिड डे मील, ये आया था 1995 में। और अपर प्राइमरी में जो जूनियर स्कूल होते हैं वहाँ पे 2007 में आया था। आगे बात करेंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी। अन्नपूर्णा योजना 1999 में आई थी। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001 में आई थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। पूरा योजना आई थी जिसमें ग्रामीण गाँव का डेवलपमेंट करना था, तो ये आई थी 2003 में। आगे बात करेंगे कस्तूरबा गांधी योजना, ये आई थी 2004 में। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में आया था, कई बार पूछा जा चुका है भारत निर्माण कार्यक्रम। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह आया था 2 फरवरी 2006 में आया था। यह अनंतपुर आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ये जो नरेगा वाला काम। फिर मनरेगा इसको कर दिया गया था, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी के नाम पे किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये आया था 2009 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2009 में आया था। और ये एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी आया था 2013 में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2009 में। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 में जो मोदी जी की स्कीम्स आई थी, उसके बाद 3-4 साल तक, 14 से लेकर 17-18 तक वाली स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 में आई थी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये 21 अगस्त 2014 को। फिर जनधन योजना आई थी 28 अगस्त 2014 को, ये 21 अगस्त, ये 28 अगस्त। फिर मेक इन इंडिया आई थी 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। फिर स्वच्छ भारत मिशन आया था 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को आया। फिर 2015 की कुछ योजनाएं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि दोनों एक ही दिन आई थी, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू हुई थी। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी 2015 को आई, 19 फरवरी 2015। फिर है उजाला योजना, ये 1 मई 2015 को आई थी। उजाला, ये उज्ज्वला नहीं, उजाला है। उज्ज्वला आई थी 2016 में 1 मई को। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन स्कीम, तीनों एक ही दिन आई थी, 9 मई 2015 को। फिर अमृत योजना आई थी 25 जून 2015 को। फिर स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को आई थी। दोनों अमृत योजना और स्मार्ट सिटी दोनों सिटी से रिलेटेड ही हैं, दोनों 25 जून 2015 को आई हैं। फिर डिजिटल भारत आया था 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास, ये 15 जुलाई 2015 को आया, कौशल विकास। फिर आता है यहाँ पर 2016 की योजना, स्टार्टअप इंडिया आया था 16 जनवरी 2016। फिर स्टैंड अप योजना आया 5 अप्रैल 2016। स्टार्टअप आया 16 जनवरी 2016, उसके बाद स्टैंड अप आया 5 अप्रैल 2016 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी 1 मई 2016 को। 2017 में डिजिटल साक्षरता मिशन आया 8 फरवरी 2017 को। 2018 की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना आई थी 25 सितंबर 2018 को। पीएम किसान योजना आई थी 1 दिसंबर 2018 को। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को आई थी और आत्मनिर्भर भारत योजना ये 12 मई 2020 को आई थी। तो ये दोनों याद रखनी है, आत्मनिर्भर वाली 12 मई 2020 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ये 26 मार्च 2020। अब इसमें बहुत सारी जो है डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, ईयर ज़्यादा देख लीजिएगा किस ईयर में कौन सी आई है, और 2014 वाली का तो डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना इस तरह से याद करना है सबसे पहले कि 3 बार इसमें गैप आया था। जितनी पंचवर्षीय योजना 12 चली, 12 में से 3 बार गैप आया है और कुल 7 साल का गैप आया है। 3 बार में 7 साल का गैप। पहली बार जो गैप आया था वो ये 1966 से 1969 के बीच में आया था, 3 साल के लिए, 1966 से 1969। और पूछा जाता है इस तरह से कि किस पंचवर्षीय योजना के पहले जो गैप आया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले, तो तीसरी और चौथी के पहले पहला वाला गैप आया था। तीसरी और चौथी के पहले 66 से लेकर 69 तक ये गैप था। फिर 1978 से लेकर 1980 तक ये 2 साल का गैप था, 5वीं और छठी के बीच में। पहले तीसरी और चौथी के बीच में, फिर 5वीं और छठी के बीच में 78 से 80 तक ये गैप था। फिर 90 से 92 के बीच में 2 साल का गैप था, 7वीं और 8वीं के बीच में। 7वीं से 8वीं के बीच में 2 साल का गैप था राजनीतिक अस्थिरता के कारण, 1990 से 1992। पहला वाला जो था युद्ध अकाल वगैरह की वजह से ये 66 से 69 तक गैप था। दूसरा वाला में जो जनता पार्टी की सरकार बन गई थी 78 से 80 के बीच में, मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके 1-1 साल की योजना को कर दिया था। तो 78 से 80 के बीच में 2 साल 1-1 साल की योजना चली थी। आगे बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना किस पे मॉडल पे आधारित थी? हेरोड-डोमर मॉडल पे। प्राथमिकता थी कृषि, इसी में सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई थी, भाखड़ा नांगल ब्यास दामोदर घाटी परियोजनाएं, ये सब इसी में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ, पहली बार ही शुरू हुआ। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61 तक आई थी, 56 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता इसका था उद्योग पर ज़्यादा, पहले वाले कृषि, दूसरे पे उद्योग। उद्योग में कौन कौन से इस टाइम पे उद्योग लगाए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो दुर्गापुर संयंत्र लगाया गया, इस्पात संयंत्र, ये वेस्ट बंगाल में लगाया गया, पश्चिम बंगाल में, और ये लगाया था यूनाइटेड किंगडम की मदद से इसको लगाया गया था। तो दुर्गापुर में देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रहती है और वहाँ की महारानी ने उनकी हेल्प किस तरह से याद कर सकते हैं, तो दुर्गापुर लगा था यूके की मदद से। फिर भिलाई का संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ का भिलाई है, छत्तीसगढ़ में है भिलाई, वहीं ये किसकी मदद से लगा था ये वाला संयंत्र? तो यूएसएसआर की मदद से लगा था, जो वर्तमान रशिया है उसकी मदद से छत्तीसगढ़ में लगाया गया। फिर राउरकेला का संयंत्र ये उड़ीसा में था, राउरकेला संयंत्र उड़ीसा में लगाया गया जर्मनी की मदद से। तो पहले वाले में यूके, फिर यूएसएसआर, फिर जर्मनी। ये पूछा जाता है किसकी मदद से लगा था, तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बात करेंगे इसी के दौरान दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या आया था? तो ये 61 से लेकर 66 तक चली थी, तृतीय वाली 61 से 66 तक। इसमें उद्योग और कृषि दोनों पर फोकस किया गया। उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त और आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त और आत्मनिर्भर बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसी में तीसरी वाली में 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री झारखंड में लगाई गई, किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की, 1969 से 74 तक चली थी। डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, डीआर गाडगिल मॉडल पर 5वीं भी आधारित थी, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता।
5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक चली थी, 74 से 78 तक। पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो केवल 4 साल तक चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देखिए 6वीं के पहले 5 और 6 के पहले गैप आया था, जो जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो 1980 से 85 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना चली। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक चली, जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 वाली, 85 से 90, और इसमें कौन है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी। फिर यहाँ पे आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चली थी। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। देखिए 90 से 92 तक फिर से गैप आया, 90 से 92 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है गैप आया है। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक, इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना ये 97 से 2002 तक चली। उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इसका उद्देश्य था देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, तीव्रतम समावेशी विकास, इसमें बात की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, इसमें तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास की भी बात की गई, धारणीय विकास। यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो पहली, दूसरी, तीसरी थी। फिर अति महत्वपूर्ण जो वित्तीय संस्थाएं उसको देख लेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना 1948 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम ICICI जो बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, जनवरी 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। फिर आगे यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना जो है 1956 में, सितंबर 1956 में की गई। निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम यानी ECGC की स्थापना 30 जुलाई 1957 में की गई। फिर भारतीय औद्योगिक विकास निगम यानी IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई, और यहीं पे UTI की स्थापना भी इसी साल की गई थी, लेकिन IDBI के पहले की गई थी, जनवरी 1964 में। तो क्रम में अरेंज करने को आता है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी नवंबर 1972 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की यानी RRB की स्थापना कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1975। फिर आवास विकास और वित्त निगम यानी HDFC की स्थापना 1977 में की गई। अगला यहाँ पर भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में की गई। 1 जनवरी 1982 में एक्जिम बैंक अक्सर ऑप्शन में रहता है अरेंज वाले में। फिर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई, 12 जुलाई 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI की स्थापना 1990 में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आगे बात करेंगे GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवा, जितना भी प्रोडक्शन हमारे देश की सीमा के अंदर होता है, चाहे सेवा हो चाहे वो वैसा प्रोडक्शन हो, सबको मिला के उसको GDP कहा जाता है। और ये टर्म किसने दिया था पहली बार, तो जॉन साइमन ने दिया था, जॉन साइमन। और इसमें जो है GDP के अंदर वो भी कंपनियां आ जाती हैं जो भारत में उत्पादन कर रही हैं। भारत में उत्पादन करने वाली कंपनियों को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है GDP के अंतर्गत। जो मतलब अंतिम उत्पाद में जो चीज़ें उत्पाद मतलब हमारे देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वो सब काउंट कर लिया जाता है। और GDP में अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो इसमें उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय माइनस शुद्ध निर्यात को छोड़कर सब कुछ इसमें काउंट कर लिया जाता है GDP में। नेक्स्ट है यहाँ पर GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें भारत से बाहर का भारतीय पैसा ऐड होगा। GDP में जो हमारे भारतीय लोग या भारतीय कंपनी बाहर काम कर रही है वो काउंट नहीं होता GDP में, केवल वही चीज़ें काउंट होती हैं जो इंडिया की सीमा के अंदर है। और GNP में क्या होता है कि भारत के बाहर भी अगर कोई भारतीय पैसा है तो वो भी काउंट होगा, और भारत में काम कर रही विदेशी कंपनी का पैसा इसमें काउंट नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन पैसा कहाँ जाना है, विदेश में जाना है, तब उसका काउंट नहीं किया जाएगा GNP में। तो ज़्यादा एक्यूरेट GNP होती है किसी देश की ग्रोथ को नापने के लिए। GNP में क्या होता है, तो GDP जितनी GDP होगी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो सामान आ रहा होगा, बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन इनकम टू अब्रॉड, जो हमारे देश की इनकम मतलब जो हमारे यहाँ पे इनकम हो रही है बाहर जानी है, उसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। NNP क्या होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल ह्रास। अभी जो हमने देखा था GNP, ये वाला जो GNP देखा था जिसमें सिर्फ जो हमारा मुख्य रूप से जितना हमारा पैसा है वही काउंट हो रहा था GNP में। लेकिन NNP में क्या होता है, तो NNP में GNP का पैसे से मूल ह्रास को मतलब घटा दिया जाता है। जितना भी डिप्रिशिएशन होता है
कोई भी सामान का पैसा अगर आज कोई सामान 4,000 में मिल रहा है तो कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो एनएनपी में वैल्यू को भी उसको जितनी भी वैल्यू कम होनी होती है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो ये एनएनपी आ जाएगा। आगे बात करेंगे जीवीए की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है। जीवीए क्या है, तो इसमें जीडीपी प्लस सब्सिडी, फिर माइनस टैक्सेस माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट और जितना भी टैक्स वगैरह लगेगा उसकी कॉस्ट को घटा लिया जाता है, और सब्सिडी का पैसा जो है प्रोडक्शन में काम आता है, पैसा रहेगा, तो मतलब इसमें सिर्फ पैसे को काउंट किया जाता है और जितना नुकसान हो रहा है उसको हटा के जीवीए निकलता है। तो जीवीए जीडीपी से अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे रोजगार और बेरोजगारी क्या होती है। तो लेबर फोर्स किसको कहा जाएगा, जो 15 से लेकर 65 साल के लोग हैं उनको लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति कहा जाता है इंडिया में, 15 से 65 साल। फिर इसमें जो है रोजगार प्राप्त लोग भी होते हैं और जो उसमें जिसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग, दोनों लोग काउंट होंगे श्रम शक्ति में। सिर्फ श्रम शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है, 15 से 65 वर्ष। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार किसको कहा जाएगा, जिसको 273 दिन प्रतिदिन 8 घंटे काम मिल रहा है। मतलब साल के एक स्टैंडर्ड ईयर अगर लिया गया है तो 273 दिन उनको काम मिल रहा है, हर दिन 8 घंटे। बेरोजगार किसको कहा जाएगा, कि जिसमें काम करने की क्षमता है, इच्छा है लेकिन रोजगार नहीं है, तो वो कहा जाएगा कि बेरोजगार है। जिसके अंदर क्षमता भी नहीं है और उसके अंदर इच्छा भी, मान लीजिए क्षमता तुम्हारे अंदर खूब है और काम करने का मन ही ना करे तो कह दो कि हम बेरोजगार हैं, तो ये नहीं काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पर बेरोजगारी की प्रकार की, तो यहाँ पर प्रकार कितने होते हैं, तो ये पूछा जाता है इनसे बहुत क्वेश्चन बेरोजगारी के प्रकार में। चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये किसके कारण आता है, तो मुद्रास्फीति के कारण और मंदी के कारण। मुद्रा महंगाई के कारण आएगा, मंदी के कारण आएगा। अक्सर विकसित देशों में होता है, अगर मंदी आती है तब लोगों को मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं ज़्यादातर आईटी कंपनी में, उनको निकाल दिया जाता है और फिर बाद में जब कंट्रोल में आता है कुछ तो फिर से भर्ती होने लगती है। तो यह है चक्रीय बेरोजगारी। फिर आती है घर्षण जनित बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक रोजगार को छोड़कर अगर दूसरा रोजगार किसी को ढूंढना है, वो कंपनी छोड़ दी, अब कहीं और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बीच का जो समय है उसको कहेंगे घर्षण जनित बेरोजगारी। बड़े बड़े शहरों में या विकसित देशों में ऐसा होता है, ज़्यादातर आईटी सेक्टर में। नेक्स्ट बात करेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल जो बेरोजगारी होती है। इसमें लोगों में स्किल ही नहीं होती है काम करने की, अगर स्किल की कमी होगी तो उसको स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहा जाएगा। ज़्यादातर विकासशील देशों में होता है, इसको कम करने की ज़रूरत होती है हर देश में। तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। फिर आती है मौसमी बेरोजगारी। इसमें कुछ महीनों तक तो लोगों को काम मिलता है लेकिन बाकी महीनों में वो मतलब उनके पास काम नहीं रहता है। ऐसा ज़्यादातर कृषि वाले क्षेत्र में होता है, जब धान वगैरह लगाना होता है तो लोगों के पास काम रहता है, बीच के महीनों में नहीं रहता है। अगली है प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे रहते हैं। ज़्यादातर ये कृषि के क्षेत्र में होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, ज़्यादातर अपने खेतों में देखा होगा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक साथ। वैसे काम में लोड तो कम हो जाता है लेकिन अगर चाहें उसमें से कुछ लोग अन्य काम भी पकड़ सकते हैं, तो इसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अब बेरोजगारी की माप देखते हैं। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि आधे से अधिक दिन तक, मतलब साल में आधे से अधिक दिन तक 183 डेज तक लगभग अगर कोई बेरोजगार रहता है तो ये सामान्य स्थिति समझी जाती है। साल के आधे टाइम तक अगर कोई बेरोजगार रहता है तो सामान्य स्थिति इसको समझी जाती है। चालू साप्ताहिक स्थिति में सप्ताह के 1 घंटे भी अगर काम नहीं मिल रहा है, सप्ताह में 1 घंटे का भी अगर काम नहीं मिल रहा है तो इसको चालू साप्ताहिक स्थिति कहते हैं। भारत में यही माप के मतलब मानदंड है। सामान्य स्थिति है, एक चालू साप्ताहिक स्थिति है, एक चालू दैनिक स्थिति है। ऑप्शन में यही तीनों ऑप्शन रहेंगे। चालू दैनिक स्थिति में क्या होता है कि किसी विशेष दिन में 1 घंटे का भी काम ना मिला हो, किसी विशेष दिन में एक दिन में अगर 1 घंटे का भी काम ना मिला हो तो कहा जाएगा कि चालू दैनिक स्थिति चल रही है। तो यह है बेरोजगारी की माप इंडिया में। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने कहा था कि जितने रेट्स होते हैं उनको देख लेंगे। रेपो रेट वर्तमान में कितना है अभी की बात करें तो ये 6.50% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। बैंक रेट है 6.75% और MSF रेट सेम रहता है 6.75%। CRR है अभी 4.50%, जो बैंक जो अपना पैसा RBI के पास रखते हैं 4.50%। SLR कितना है तो 18%। ये सभी रेट्स याद रखनी है वर्तमान के हिसाब से। बाकी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा UP PCS के लिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं मेरी हैंड रिटन नोट्स और जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो सब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।